नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट का, और ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम कहते हैं, स्क्वीज प्ले थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए दो सैंडविच होते हैं, आपने देखा होगा सैंडविच होता है, ठीक है, दोनों तरफ ब्रेड रखी रहती है और बीच में कुछ मसाला टाइप का रख देते हैं। ठीक है, तो बस इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर बेस्ड है, कुछ इसी से ही हमारे सामने स्क्वीज थ्योरम निकल कर आती है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ और, स्क्वीज थ्योरम से पहले कुछ और हमें बेसिक बात सीखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर वन, या सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि मान लीजिए अगर एफ एक्स कोई ग्राफ है, ठीक है, वो जी एक्स से बड़ा है। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, तो मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा रिजल्ट बनकर आएगा। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से ये कुछ बना और कुछ ये बना रहा हूं मैं, हाँ या ना। ऊपर वाले को मैं बोल रहा हूं एफ एक्स, नीचे वाले कर्व को बोल रहा हूं मैं जी एक्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब आप एक को एफ एक्स बोला, दूसरे को जी एक्स बोला, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, सी नाम दे देता हूं ना, मतलब लिमिट सी पर निकालना है हमें। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे देता हूं, इसकी हाइट आपको मैं डी दे देता हूं। कितनी दे देता हूं, मतलब ये डी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, डी पॉइंट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस पे, डी है। अब ध्यान से देखिए, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, ठीक है, और ये इस टाइप का ग्राफ है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम एफ एक्स के लिए अप्रोच करेंगे सी पॉइंट पर, तो उसकी लिमिट भी डी आएगी, और अगर हम राइट हैंड से भी अप्रोच, लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच करेंगे तो डी आएगी। ओवरऑल एफ एक्स की लिमिट जो है वो कितनी आ रही है हमारे सामने, एफ एक्स की जो लिमिट आ रही है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट वॉट, एट पॉइंट सी इज इक्वल टू डी। इसी तरीके से जी एक्स पे भी चेक कर लीजिए, जब हम जी एक्स पे भी हम देखते हैं तो यहां पर भी डी आती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हाट इज दिस, सी जी एक्स। ठीक है, सेम पॉइंट जी एक्स पे भी लिमिट सेम आ रही है, शर्त यह है कि लिमिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहां पर लिमिट अगेन क्या आ गई हमारे सामने, सेम आ गई, तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज व्हाट वी कैन से दैट कि इसकी लिमिट डी है। यस और नो, इसकी लिमिट डी आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर ये जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये जो पॉइंट है, अभी तो मैंने क्लोज लिया हुआ है, अब मैं ओपन कर रहा हूं इसे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ओपन है सी पर, तो ध्यान से देखिए, अभी भी लिमिट का कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से दोनों साइड से एफ एक्स की भी डी आ रही है और जी एक्स की भी डी आ रही है। तो चाहे बराबर हो या नहीं हो, लेकिन अगर लिमिट उसकी दोनों की सेम पॉइंट पर, दो अलग अलग ग्राफ की लिमिट सेम पॉइंट पर अगर क्या हो, सेम हो, तो इससे हम कुछ इस तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहां पर जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक ग्राफ और दे रहा हूं मैं, इससे रिलेटेड एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। बच्चे कहेंगे सर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई ग्राफ है हमारे सामने, ये जा रहा है, और दूसरा ग्राफ कुछ यूं जा रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है अगेन एफ एक्स है, ये ग्राफ जो है अगेन जी एक्स है। मान लो अगेन यहां पे सी पॉइंट है कोई, दिस इज द पॉइंट सी। अब मुझे आप बताइए, क्या ये लिमिट और ये लिमिट सेम है? नहीं, इसकी सी पॉइंट पर जो लिमिट है और इसकी जो सी पॉइंट पर लिमिट है, दोनों की डिफरेंट लिमिट है। इन दोनों की क्या है, डिफरेंट लिमिट्स हैं। यस और नो, मान लीजिए अगर इसकी लिमिट यहां पर मान लीजिए हमारे सामने P है, तो इसकी लिमिट क्या हो गई, Q हो गई। तो इस केस में लिख लीजिएगा कि इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है कि नहीं, अगर लिमिट x टेंड्स टू C पर क्या लिमिट आ रही है, दैट इज f ऑफ x कितनी आ गई, दैट इज Q आ गई, और वही लिमिट x टेंड्स टू C पर कितनी आ गई, P आ गई। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। तो डिपेंड करता है कि ग्राफ हमारा किस टाइप का दिया हुआ है कि नहीं। अगर एक पॉइंट पे भी हमारे उस पॉइंट पर अगर दोनों की लिमिट सेम आ रही है, तो अगर दोनों पॉइंट उस सेम पॉइंट पर लिमिट सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं दे आर इक्वल। तो ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं। इससे हम एक और इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, मिटा दिया जाए इसे जरा सा, दैट इज, ध्यान से देखिए,
और इन्फ्रेंस हम क्या निकाल सकते हैं, यदि मान लीजिए एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, क्या है भाई, या मान लीजिए एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, क्या है भाई, एफ एक्स यहां पर जी एक्स से बड़ा है, तो हम इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, हम इससे ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, यस और नो। साफ साफ दिख रहा है कि सी पॉइंट पर लिमिट क्या आ रही है हमारी, डी आ रही है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, जो अभी हम लिमिट निकाल चुके हैं उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, पॉइंट सी पर एफ एक्स एंड लिमिट पॉइंट सी पर जी एक्स, आया ना, पॉइंट सी पर एफ एक्स, पॉइंट सी पर जी एक्स। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है कहानी, मैंने आपको ये दोनों ग्राफ समझाए, एक में एफ एक्स की लिमिट क्या आ रही थी, बड़ी आ रही थी, भाई बड़ी आ रही थी, मैंने ब्लैक डायग्राम बनाया था जो मिटा दिया है, उससे आप देखेंगे तो जो Q पॉइंट था, मतलब इसकी वैल्यू मैंने Q निकाली थी और इसकी वैल्यू P निकाली थी, तो Q ऊपर था P नीचे था, तो बड़ी है, और दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, बराबर भी है, दोनों की लिमिट क्या आ रही है, बराबर भी आ रही है, यस और नो। तो ये हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर हमारे सामने ये दोनों क्या है भाई, एफ एक्स हमेशा क्या है, जी एक्स से बड़ा है, क्यों, क्योंकि अगर इस डायग्राम में, ध्यान से देखिए, अगर इस डायग्राम में ओपन ब्रैकेट है तो ये हमेशा कंफर्म बात है कि एफ एक्स हमेशा जी एक्स से बड़ा होगा, और उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, सी पर एफ एक्स का लिमिट जी एक्स के बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए एफ एक्स को अगर हम बराबर ले लें, जी एक्स के बड़ा भी ले लें और बराबर भी ले लें, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब याद ध्यान से देखिएगा। अभी हमारी सैंडविच थ्योरम स्टार्ट नहीं हुई, अभी हम कंसेप्ट बना रहे हैं सैंडविच थ्योरम का, ठीक है, ध्यान से देखिए, एफ एक्स बड़ा है और बराबर भी है, बड़ा है मतलब अगर ओपन ब्रैकेट है तो सिर्फ बड़ा है, और अगर क्लोज ब्रैकेट कर दूं मैं यहां पर, ये वाला कौन सा ब्रैकेट कर दूं, इसको क्लोज कर दूं मान लीजिए, तो अब ये इसके बराबर भी हो जाएगा, बड़ा भी है साथ में बराबर भी है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इससे भी हम यही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, जो c है, c पॉइंट पर जो लिमिट एफ एक्स का आएगा और c पॉइंट पर जो लिमिट जी एक्स का आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बड़ा आएगा कि छोटा आएगा या बराबर आएगा, तो ध्यान से देखिए, अगर हमारा क्लोज ब्रैकेट है तो लिमिट हमारी बराबर आ रही है, दोनों की लिमिट्स क्या आ रही हैं, और अगर बड़ा है, अगर मान लीजिए ओपन ब्रैकेट है, बड़ा जो इंडिकेट कर रहा है वो ओपन ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट जो इंडिकेट कर रहा है वो बराबर भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगेन द रिजल्ट इज सेम, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। सर बड़ी कहाँ हो सकती है, इस पॉइंट में तो बराबर आ रही है, जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ब्लैक वाला डायग्राम जिसमें P और Q के फॉर्म में जो लिया हुआ था, जिसमें Q की वैल्यू हम इसको Q मान रहे थे और इसको P मान रहे थे, तो वहां ध्यान से देखिए Q जो है बड़ा है, P जो है छोटा है ग्राफ में, तो इसलिए हम लिखेंगे Q इज ग्रेटर देन P। और बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बराबर है, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो बराबर है, बराबर पे हमारी लिमिट बराबर आएगी, यस और नो। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1 डाल लीजिए, दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। अब हम पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, जो हमारी एक्चुअल में सैंडविच थ्योरम है, ठीक है, जो हमारी एक्चुअल सैंडविच थ्योरम है। डायग्राम सेम रहेगा, कुछ ऐसा ही, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 डाल लीजिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ये है सैंडविच थ्योरम। क्या है ये, सैंडविच थ्योरम। ये हम सैंडविच थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पॉइंट 1 में थोड़ा सा बेस क्लियर किया था। अब ध्यान से देखिए सैंडविच थ्योरम है क्या। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ लिया कुछ अड़ा तिड़ा यूं करके, किताबों में ऐसा ही कुछ बना रहता है ना, आप बड़ी बड़ी किताबें देखेंगे, आर्यन काफी फेमस किताब है, उसमें से इसी प्रकार से कुछ डायग्राम बना हुआ है। मान लीजिए हमारे सामने कुछ एफ एक्स है, जी एक्स है, और इस ग्राफ का नाम मैंने एच एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एच एक्स। मतलब क्या हो गया, एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स के बीच में एच एक्स है, ठीक है कि नहीं है। अगर हमें ये पता है, क्या पता है, ध्यान से देखिए क्या पता है भाई, डायग्राम से साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर ये हमें समझ में आ रहा है, हम कंक्लूड कर लेते हैं या हम निकाल लेते हैं, या हमें ऑलरेडी गिवन दे दे कि भाई साहब एफ एक्स, या पहले जी एक्स लिख लो, चलो, जी एक्स इज लेस देन एच एक्स इज लेस देन एफ एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स क्या है, मान लीजिए इसको ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं अपन, कौन सा ब्रैकेट ले लेते हैं,
ओपन ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन ब्रैकेट भी ले सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट भी ले सकते हैं, दोनों ब्रैकेट ले सकते हैं। ओपन ब्रैकेट इसलिए लेते हैं कि ओपन से क्लोज भी समझ में आ जाता है। तो मान लीजिए gx और fx के बीच में hx है, ठीक है। यहां पर हम ऑलरेडी एक कंक्लूजन निकाल चुके हैं पहले कि लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx इज d एंड लिमिट x टेंड्स टू c gx इज ऑल्सो d। ध्यान से देखिए, अगर कह रहा है कि इसकी लिमिट fx और gx की लिमिट पॉइंट c पर d है, मतलब क्या हुआ सर, दोनों सेम पॉइंट पे दोनों की लिमिट सेम है, हाँ है, ठीक है, दोनों की पॉइंट्स सेम पॉइंट पे, और इन्हीं दोनों ग्राफ्स के बीच में एक तीसरा ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है सर, hx है। कह रहा है उसी सेम पॉइंट पर hx की लिमिट क्या होगी। तो ध्यान से देखिए भाई, मेरी वैल्यू क्या है, मान लीजिए कुछ 10 है, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी लिमिट भी 10 आ गई। अब मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में मैं खड़ा हुआ हूं, ये वाला भी मान लीजिए, ये बीच में ये ब्रेड है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कुछ, ये ब्रेड है, मेरे हाथ को ब्रेड मान लीजिए, ये भी ब्रेड, दोनों हाथों को, और ये बीच में कुछ मसाला भरा है, सैंडविच। अब इस ब्रेड की वैल्यू भी 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, ठीक है कि नहीं है, और ये जो है इसके ठीक बीच में है, क्या है, इसके ये बीच में है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, 10 और 10 के बीच में क्या आता है सर, 10 और 10 के बीच में क्या आता है, ये कैसा सवाल है सर। 10 और 10 के बीच में अगर मुझे मजबूरी में लिखना पड़े तो मैं 10 ही लिखूंगा। इसका मतलब यहां पर क्या लिखूंगा, D और D के बीच में मुझे D ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सैंडविच थ्योरम, यस और नो। तो सैंडविच थ्योरम में आपको क्या कंक्लूड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहां पर ये जो बीच का जो ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ्स के बीच में है कि नहीं। hx जो है वो gx और fx के बीच में है। हम इसकी लिमिट जानते हैं, इसकी लिमिट भी जानते हैं, ठीक है, हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं। अगर इन दोनों की लिमिट्स बराबर आ जाती हैं सेम पॉइंट पर, तो हम कहेंगे इसकी लिमिट भी वही होगी उसी पॉइंट पर, ये नहीं किसी और पॉइंट पे नहीं। ये नहीं कि तुम यार c की जगह a लिख दो, ऐसा मत कर देना भाई। c है तो यहां पर भी पॉइंट c ही जाएगा, यस और नो। तो यहां पर भी क्या जाएगा, पॉइंट c ही जाएगा। एंड दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटीफुल सैंडविच थ्योरम, यस और नो। खत्म हो गई सैंडविच थ्योरम हमारी, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। लेट 8 tan 3x लेस देन px लेस देन 5 sin 4x by 5। दिखने में बड़ा खतरनाक टाइप का लग रहा है, इनइक्वालिटीज देख के वैसे ही बच्चे डर जाते हैं। कह रहा है x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x में कुछ भी पुट कर सकते हैं हम। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 px। px एक फंक्शन का नाम है ना, जैसे fx होता है, gx होता है, hx होता है, वैसे px भी नाम रख सकते हैं, qx नाम रख सकते हैं, ax नाम रख सकते हैं, bx नाम रख सकते हैं, मर्जी है हमारी, ठीक है, उससे मत डरिएगा कभी भी। तो हमसे कह रहा है कि भाई यहां पर इसकी ये जो px है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, इस पर और इस पर क्या है, इसके बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में। तो एक काम करिए आप, मान लीजिए ये हमारे सामने, लेट इट, इसको हम क्या मान लें, इसको हम fx मान लें। क्या मान लें, fx, और इसको आप एक सेकंड के लिए gx मान लीजिए, यस और नो। एक fx हो गया हमारे सामने और दूसरा gx हो गया, ठीक है, नजर आ रहा है, थोड़ा सा लाइट है रेड कलर से लेकिन दिख रहा है। एक fx हो गया, दूसरा gx हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सेम लिमिट पर, सेम x की वैल्यू पर दोनों की लिमिट निकाल दो अलग अलग। तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्टार्ट किया मैंने सोल्यूशन। तो मैंने सबसे पहले लिमिट निकाली x टेंड्स टू 0, पहला वाला 8 tan of 3x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसको लोग नहीं कर पाए तो समझ लो कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर 0 पुट किया, tan 0 की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई। सर ये तो बहुत ही आसान है सर, ये तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगेन वहां पे भी पुट करिए, 5 sin of 4x upon 5 इज इक्वल टू, यहां पर भी इसकी लिमिट कितनी आ गई सर, यहां भी 0 आ गई। ध्यान से देखिए, ये इसके और इसके बीच में है px, इन दोनों के बीच में सेम वैल्यू पर आया है। तब जाहिर सी बात है, अगर ये 0 है और ये 0 है, तो 0 और 0 के बीच में जो पेन है, जो सैंडविच है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जो मसाला है उसकी वैल्यू भी 0 होगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 px इज ऑल्सो व्हाट
पी एक्स इज ऑल्सो जीरो। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो वैल्यू होगी वो भी जीरो होगी, क्योंकि वो उसके बीच में है। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? डायरेक्ट गिवन है ये सवाल में, पहला सवाल है गिवन है। ये सोनो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट साइन एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 लेस देन एफ एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 33 माइनस 8 एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कुछ डोमेन दी गई है, फाइंड द वैल्यू। डोमेन से अपन का कोई लेना देना नहीं है, जरूरत होगी तो लगाएंगे, देखा जाएगा आखिरी में। फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ एक्स। एफ एक्स चाहिए, मतलब इस बीच वाले टर्म का हमें लिमिट निकालना है, हाँ या ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब हमें इस बीच वाले टर्म का लिमिट निकालना है तो स्क्वीज थ्योरम ये कहती है कि इधर वाले का लिमिट निकाल लीजिए और इधर वाले का, मतलब जो उससे छोटा फंक्शन उसका लिमिट निकालिए और जो उससे बड़ा फंक्शन दिया गया उसका लिमिट निकालिए। अगर उन दोनों लिमिट्स का वैल्यू, मतलब क्या है कहने का, आपको इसका लिमिट निकालना है, हाँ या ना? किस वैल्यू पर? x टेंड्स टू 4 पर। इसका भी लिमिट निकालना है, किस पर भैया? x टेंड्स टू 4 पर। अगर ये दोनों की वैल्यूज बराबर आ जाती है तो फिर ये जो बीच में फंक्शन fx है ये सैंडविच बन जाता है, और सैंडविच के हिसाब से इसकी जो लिमिट है और इसकी लिमिट जो बराबर है वही fx का भी आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। तो हमें करना क्या है भाई? कुछ नहीं करना, दैट इज वेरी सिंपल। x टेंड्स टू 4 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ाया है आपको, शॉर्टकट्स वगैरह बताए गए हैं पहले। 4 स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस 16, तो ये सर ए है, हाँ सर ए है, साइन के आगे ए बोलता था मैं, एंड दैट इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सर 0 है, इसका मतलब ये साइन का कोई महत्व नहीं है। व्हाट डज इट मीन? अब तो ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक बची है, एक सिंपल सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बचा है, जिसको कोई भी बच्चा फटाफट तेजी के साथ में लिख सकता है। सर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन, ठीक है, x माइनस 4, ये x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया। 4 की वैल्यू जैसे ही पुट करी यू विल गेट 8 आंसर। कितना आ गया भाई? 8 आ गया। लो भाई पहला आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर हमारे सामने है, लिमिट x टेंड्स टू 4 पे ही निकालना है। किसका? ये दूसरा वाला लिमिट, ठीक है, जो f से बड़ा फंक्शन है। क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ दैट इज व्हाट 33 माइनस 8x होल अपॉन x माइनस 4। जैसे हमने पुट किया 4 स्क्वायर, ये तो 16 आ गया, ये तो फिक्स वैल्यू आ गई। यहां पर क्या आ रहा है देख लो, चेक कर लो, लॉग ऑफ 33 माइनस 8 4 32 लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। 0/0 आ रहा है सब, ठीक है। आपको समझाया है लॉग के आगे अगर मान लीजिए a है और उस a की वैल्यू 1 आ रही है, समझा चुके हैं, नई चीज नहीं है। तो हम इसकी जगह a माइनस 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? a माइनस 1। तो ये तो आ गया इसका आंसर, दैट इज 16। इसको पुट कर दीजिए प्लस इस लॉग की जगह a माइनस 1, मतलब क्या हो गया 33 माइनस 8x माइनस 1। a माइनस 1 लिखना है। अगर लॉग के आर्ग्यूमेंट में 1 है, ये शॉर्टकट्स में मैं आपको लिखवा चुका हूं, और फिर लॉग को हम उड़ा देंगे, ठीक है। बचा क्या नीचे? x माइनस 4, बहुत बढ़िया। क्या आया? दैट इज इक्वल टू 16 तो पहले से ही आ चुका है, दैट इज 32 माइनस 8x। 32 माइनस 8x में क्या कॉमन आया सर? 8 कॉमन आ गया सर, ठीक है, 8 कॉमन आ गया, ठीक है, 8 कॉमन ले लिया। बचा कितना सर? 4 माइनस x बचेगा अपॉन, यहाँ x माइनस 4 है, ये 4 माइनस x है, नीचे माइनस कॉमन लीजिए, 4 माइनस x। फायदा क्या होने वाला है? शायद कैंसिल हो जाए। लो भाई कैंसिल भी हो गया। यहाँ पर कितना आ गया? दैट इज दिस इज व्हाट 4 कॉमन आया, नहीं सॉरी 4 कहाँ से कॉमन आ जाएगा? नीचे से माइनस साइन कॉमन आएगा, ओके। नीचे से माइनस साइन 4 दो बार लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, वहां भी लिख दिया, माइनस साइन कॉमन आएगा। तो ऊपर क्या बचा? दैट इज 16 माइनस 8 एंड दैट इज ऑल्सो 8। तो पता चला लिमिट x टेंड्स टू 4 पर दोनों फंक्शंस, छोटे वाले की और fx से जो बड़ा फंक्शन, दोनों का आंसर 8 आया है। सो वी कैन राइट बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये कहती है हमसे कि लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 4 की वैल्यू भी 8 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। मैंने आपके सामने, किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपने मन से अभी क्वेश्चन आपके सामने बना दिया है। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। मैंने 2 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टाइप के करवाए, दोनों में फंक्शंस थोड़े आड़े थोड़े लिए, जिससे थोड़ा सा बच्चे को घबराहट हो, डर हो, ठीक है। और हमें डर से ही लड़ना है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होती। एक बच्चे का IIT देता है, वो टॉप भी करता है, और एक बच्चे की 12 लाख रैंक भी आती है, ठीक है कि नहीं है? तो फर्क यही है कि या तो प्रिपेयर नहीं करता बच्चा, या फिर उसके अंदर डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट
x नहीं सॉरी n लिख लें से आप, दैट इज n, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n अपॉन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 डैश 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 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 8n। तो ये ऊपर वाला n तो सेम चल रहा है, नीचे का पहला n स्क्वायर भी सेम चल रहा है, लेकिन ये वाला जो टर्म है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये वैरी कर रहा है अप टू 8n। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 8n तक हमें वैरी कराना है, ठीक है। कई लोगों का हो सकता है दिमाग चल रहा हो कि सम एज लिमिट कर लें, मैंने सम एज लिमिट इस चैप्टर में मैं नहीं पढ़ा था, ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में वाला टॉपिक कवर किया जाएगा। लिमिट का ही टॉपिक होता है लेकिन उसमें इंटीग्रेशन यूज होता है, इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, इंटीग्रेशन बाद में ही आता है तो उसे बाद नहीं पढ़ेंगे। तो कई लोग सोच रहे होंगे सम एज अ लिमिट वाला, लिमिट एज अ सम वाला अपन लगा दें टॉपिक तो शायद उससे आंसर आ जाए, ठीक है, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा। आप ट्राई करके देखिए अगर आपको आता है। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है? सैंडविच थ्योरम कहती है मान लीजिए आपके सामने ये फंक्शन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप एक फंक्शन इससे छोटा निकाल लो, एक फंक्शन उससे बड़ा निकाल लो। अगर उन दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम आ जाती है, बराबर आ जाती है, तो फिर इस फंक्शन की वैल्यू भी यही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सामने हमने इस फंक्शन से एक छोटा फंक्शन निकालना है और इस फंक्शन से हमें एक बड़ा फंक्शन निकालना है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा काम किया, हमने इस पूरे फंक्शन का नाम fx, x तो वेरिएबल नहीं है, n है, तो fn रख दिया। क्या नाम रख दिया इस पूरे फंक्शन का? fn रख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमसे कह रहा है या एक छोटा निकाल लो या बड़ा निकाल लो। अब इधर देखो ध्यान से, छोटा नंबर कैसे निकल सकता है? यहाँ जो वैरी कर रहा है, ये n और n स्क्वायर को बदल नहीं सकते अपन, 1 और 2 और 3 के साथ थोड़ा बहुत अपन मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए। अगर मान लीजिए नीचे की वैल्यू कम कर दी जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब जो फंक्शन आएगा वो fn से बड़ा फंक्शन आ जाएगा, बड़ा फंक्शन आ जाएगा। मतलब कैसे सर? कहने का सेंस ये है, अगर एक बच्चा n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 लेता है, दूसरे को भी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 लेता है, तीसरे को भी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 लेता है, ठीक है, और कितनी बार लेता है? 8n टाइम्स, क्योंकि ये 1 2 3 ये 8n टाइम्स है। 8n का क्या शो कर रहा है? 8n टाइम्स, ठीक है कि नहीं? ये टर्म्स कितनी बार है? 8n टाइम्स टर्म्स हैं, ठीक है। कितने टर्म्स हैं? 8n टर्म्स हैं, ऐसा बोल लो, ठीक है, या 8n टर्म्स बोल लो, चलो एक ही बात है, 8n टाइम्स बोल लो, 8n टर्म्स बोल लो, ठीक है, 8n टर्म्स है। तो यहां पर क्या आ गया? n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। हमने किया क्या? इधर देखो ध्यान से, हमने किया ये है कि इस 1, इस 2 की जगह 1, इस 3 की जगह 1, इस 8n की जगह 1, तो ये 2 बड़ा है, 1 छोटा है, 3 बड़ा है, 1 छोटा है, 8n बहुत बड़ा है, 1 बहुत छोटा है। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से रिप्लेस किया है डिनोमिनेटर में। अगर हम छोटा ले रहे हैं डिनोमिनेटर में तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो इस फंक्शन से बड़ी हो जाएगी। मतलब ये फंक्शन fn से बड़ा रहेगा, हाँ या ना? और ये जो हमने लिखा है ये कितने टाइम्स लिखा है ये ध्यान रखिए, ये हमने 8n टाइम्स लिखा है। कितने टाइम्स लिखा है? इतनी ही बार लिखना है, ये नहीं कम ज्यादा कर दो, ठीक है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब हम इसको नेक्स्ट टाइम में, भाई जाहिर सी बात है, अगर 2 को 10 बार लिखोगे कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो बच्चा कहेगा फाइनली इसे कहेगा सर 2 × 10। 3 को 100 टाइम्स लिखोगे तो कहोगे 300, 3 × 100। तो अब जाहिर सी बात है, ये सारे नंबर्स, ये सारे टर्म्स सेम है, एक जैसे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 8n, क्योंकि 8n टाइम्स लिख रहे हैं, हाँ या ना? तो हमने किया क्या? 8n टाइम्स लिख लिया। अब इस फंक्शन को आप एक नाम दे दो, जो भी आपको अच्छा लगे। आप f के अलावा क्या देते हो? gx देते हो, तो gn रख दिया अपन ने नाम इसका। खास बात क्या हुई इस gn फंक्शन की? इस gn फंक्शन की खास बात ये, हमने ये सोच के किया है कि अब हम ये जो काम कर रहे हैं fn इससे क्या है? छोटा है, और gn इसमें बड़ा है, हाँ या ना? fn छोटा है, gn बड़ा है। तो ये अपन ने पहले ही सोच लिया था, लिख अब अभी रहे, लेकिन सोच पहले ही लिया था, सोच के ही काम किया यही वाला। इसी तरीके से हमने एक और फंक्शन माना, लेट hn, क्योंकि 2 फंक्शन चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा। अब fn से बड़ा फंक्शन तो मिल गया, छोटा फंक्शन चाहिए, छोटा वैल्यू कैसे मिलेगा? यही डिनोमिनेटर को अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं, मतलब कैसे? सबसे बड़ा टर्म कौन है डिनोमिनेटर में? 8n। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? n अपॉन n स्क्वायर प्लस 8n। मैंने क्या किया? इस 1 की जगह 8n कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब 1 की जगह 8n करोगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी।
जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी, ओवरऑल वैल्यू घटेगी। ये खाली यहां नहीं करना है, पूरी सीरीज में करना है। कहां करना है? पूरी सीरीज में। जहां जहां 1 2 3 लिखा हुआ है सबकी जगह 8n 8n लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए भाई? 8n, दैट इज व्हाट, डैश 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 8n। ठीक है, आपके सामने अरिहंत का सवाल है। क्या का सवाल है? अरिहंत का क्वेश्चन है। बस अरिहंत के अंदर यहाँ शायद n दिया हुआ था, मैंने 8n कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। आप जिससे अरिहंत अगर सॉल्व करें तो आप वहां पर उस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के लिए सवाल भी होने चाहिए हमारे पास, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इधर देखिए ध्यान से, जैसे मैंने HN किया, अब बच्चा समझ गया। यहाँ पर HN को क्या लिख सकते हैं सर? अगेन दिस इज व्हाट, 8n टाइम्स। कितनी टाइम्स आई है? या 8n टर्म्स लिख लो, 8n टर्म्स आई है। तो ये सबके सब एक जैसे टर्म्स हैं? हाँ सर, सब एक जैसे हैं। तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 8n इंटू 8n दैट इज इक्वल टू व्हाट हो गया? दैट इज इक्वल टू हो गया 8n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 8n। यहां पर भी इसको लिख सकते हो 8n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, gn की वैल्यू आ गई, fn की वैल्यू आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं इससे? अब हम इससे कंक्लूजन ये निकाला हमने यहां पर। इससे क्या कंक्लूजन निकाला? इससे ये निकाला कि fn जो है सर वो बड़ा है किससे? hn से। तो अब हम देयरफॉर करके लिख सकते हैं hn सबसे छोटा जो हमें चाहिए, fn वो बीच में, और gn जो है सबसे बड़ा। दूसरी खास बात यह है कि हम कभी भी लिमिट डैश डैश में नहीं पुट करते, सीरीज में लिमिट नहीं पुट करते। सीरीज को रिमूव करना जरूरी है, ये डैश डैश को रिमूव करना जरूरी है अगर आप किसी लिमिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हमने यह सब टर्म्स को एक जैसा क्यों बनाया? एक जैसा इसीलिए बनाया बेटा, एक जैसा इसलिए बनाया जिससे कि ये सीरीज हमारी खत्म हो जाए। ठीक है, जब ये 8n टाइम्स एक ही टर्म रहेगा तो मल्टीप्लाई होके पूरी सीरीज को वैनिश कर देगा, पूरी सीरीज को खत्म कर देगा और एक टर्म में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द कंसेप्ट। वरना अगर हम खाली इस 1 की जगह भी इस 2 की जगह 1 लिख देते, सिर्फ इस 2 की जगह 1, तब भी ये gn जो है छोटा कहलाता है fn से। लेकिन हमने जितने भी 1b 2b 3b 4b 5b सबको 1 किया। मैं तो सिर्फ एक टर्म को अगर 1 कर देता तो ही ये छोटा हो जाता, तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता। लेकिन हुआ क्या कि मैंने सबको छोटा किया, इसलिए क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, मुझे सीरीज को हटाना है। ये डैश डैश पसंद नहीं है, डैश डैश को हम लिमिट में सॉल्व नहीं करते। डैश डैश की लिमिट बहुत परेशान करती है, बहुत मुसीबत देती है। तो अब हमारे सामने हमें क्या निकालना है? जैसा कि पिछले सवाल में दिया गया था, हमें कुछ नहीं करना, इसका लिमिट निकालना है, इसका लिमिट निकालना है, दोनों का लिमिट निकाल देंगे। किस पर? सेम n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। यू विल गेट जो भी आंसर मिलेगा, अगर सेम आंसर मिलेगा तो हमारे सामने वही इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा, है ना। मतलब fn का आंसर भी वही होगा। तो फिलहाल मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा सॉल्व करना है, जरा सा फटाफट सॉल्व करते हैं। इधर देखें ध्यान से, क्या लिखा हुआ है भाई? पहला वाला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। किसको ले रहा हूं सबसे पहले? hn कर लें। चलो hn कर लेते हैं सर। hn कौन है भाई? hn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं तो एक एक स्टेप लिखता हूँ, एग्जाम में ये hn पैचन लिखने की जरूरत, आप तो डायरेक्ट आंसर निकाल दो, बल्कि यहीं पे आंसर आ जाएगा आपसे 1 सेकंड के अंदर। ओरल आंसर है वो, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि एक से एक महान बच्चे पढ़ते हैं, हर टाइप का बच्चा पढ़ता है, कमज़ोर भी होशियार भी। होशियार के लिए तो आंसर दिख रहा है, कमज़ोर सोच रहा है भी पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो मुझे तो कमज़ोर को भी होशियार करना है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? दैट इज़ व्हाट, 8n स्क्वायर अपॉन व्हाट इज दिस, n स्क्वायर प्लस 8n। ध्यान से देखिए, दोनों का डिग्री क्या है भाई? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, डिग्री क्या है? 2। डिग्री क्या है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो भी पावर सबसे बड़ा है, n की पावर 2 का कोएफिशिएंट 8, नीचे क्या है? n की पावर 2 का कोएफिशिएंट, दैट इज 1, आंसर इज 8। फिर हमने यहां से निकाला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, gn निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पुट करिए फटाफट, n टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हाट इज gn? gn तो सर हमें पता है 8n स्क्वायर, जो मैंने मिटा दिया है, आप देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा है, 8n स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। क्या लिखा है? अगेन द सेम कंसेप्ट, डिग्री 2 सेम डिग्री है। हाँ सर, तो बस जो भी टॉप कोएफिशिएंट्स हैं उनके, जो भी टॉप पावर्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स, टॉप पावर 2 n की पावर 2 उसका कोएफिशिएंट 8, टॉप पावर n की पावर 2 अपॉन 1, 8 आ गया। दोनों से हमने सैंडविच अप्लाई करी, दोनों से अप्लाई करी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, किसकी बात कर रहा हूं? इस fn, यही fn ही तो निकालना है, यही तो है fn, बड़ा सा fn को मैं छोटा करके लिख रहा हूं। आंसर इज व्हाट,
8, तो पता चला इस सवाल का आंसर आया 8, बिकॉज दोनों की लिमिट सेम आ गई, fn की भी gn की भी। मतलब ये fn है और ये जो हाथ है gn, और ये बीच में है हमारा जो गिवन लिमिट है, ये वाला दिस लिमिट, ब्लू कलर का लिमिट। तो चलो मैं ब्लू कलर का ही पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का पेन है यही हमारा क्वेश्चन है। अब ये fn है, ये gn है, ठीक है, ये fn है, ये hn है, हमारे सामने दोनों का आंसर बीच में इसका आ गया, पिस गया ये भाई, सिंपल सी बात है, सैंडविच है, मसाले का आंसर भी वही होगा जो उसका था।